इस वीडियो के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से रिलेटेड जो हमारे स्पेशल पॉइंट्स थे उनमें हम 4 पॉइंट तो लिख चुके थे, 2-3 पॉइंट्स और बचे हैं वो हम आज लिख पढ़ेंगे। ओके, सो 4 पॉइंट्स तो हम कर चुके। ये 5th पॉइंट, द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a charge particle inside an external electric field against its electrostatic force does not depend on the path along which charge has been moved. ओके, सो क्या कहना चाहते हैं कि जो पोटेंशियल, हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर हम चार्ज को लेके जाते हैं तो उस पर हम कुछ वर्क करते हैं। वो वर्क क्या होता है? उन दोनों पॉइंट का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इनफाइनाइट से किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी लोकेशन पे चार्ज पार्टिकल को लेके आते हैं तो वो उस लोकेशन पे लाने के लिए चार्ज के ऊपर हमें कुछ वर्क करना पड़ता है, कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, तो वो वर्क डन ऑन दैट चार्ज वो कहलाता है उस पॉइंट का पोटेंशियल। ओके, तो दो पॉइंट के बीच में चार्ज को घुमाना है, यानी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमें चार्ज की लोकेशन चेंज करनी है तो कौन सा रास्ता हम चूज करें, यानी वो पाथ जिसके थ्रू चार्ज चलता है उस पे हमारा वर्क डन डिपेंड नहीं करता है। ओके, सो द वर्क डन is independent of the path followed by the charge particle. Okay, so वही चीज हमने लिखी है। The amount of work done in moving a charged particle inside an external electric field against its electrostatic force does not depend on the path along which charge has been moved. Okay, now क्यों ऐसा क्यों कि पाथ पे डिपेंड क्यों नहीं करता? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। सिंस electrostatic force is a conservative force, therefore work done by this force is always independent of the path followed। तो फिर किस पे डिपेंड करता है वर्क डन? तो वर्क डन ओनली डिपेंड्स अपॉन the position of the initial and final point। चार्ज को जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक ले जा रहे हैं केवल उन दोनों पॉइंट्स की पोजीशन पे डिपेंड करता है। ओके, अब जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, अब ए से बी तक हम चार्ज को लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली चार्ज पे कुछ वर्क करेंगे। वर्क क्यों करेंगे? क्योंकि इनके बीच में कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हम अपना फोर्स लगाएंगे और उस चार्ज को डिस्प्लेस करेंगे।
तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे। ओके, तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट अपना वाला फोर्स लगाते हैं और वर्क करते हैं। ठीक है, अब चार्ज को हम चाहे ऐसे लेके जाए ए से बी तक, चाहे ऐसे लेके जाए, चाहे ऐसे लेके जाए, या चाहे हम ऐसे लेके जाए। ओके, तो कैसे भी तरीके से लेके जाए चार्ज को, कोई से भी रास्ते से लेके जाए, कोई से भी पाथ को हम फॉलो करें, बट वर्क डन कैसा होगा, सबके अंदर सेम होगा। ओके, तो आप कौन से रास्ते से चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उस रास्ते पे वर्क डन डिपेंड नहीं करता है, केवल डिपेंड करता है इस पॉइंट की पोजीशन पे और इस पॉइंट की पोजीशन पे। दोनों की पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू कोई हमने एक रेफरेंस पॉइंट लिया, जैसे यहाँ पे सोर्स चार्ज। ओके, सोर्स चार्ज यहाँ पे है, सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, तो ए की सोर्स चार्ज से डिस्टेंस और बी की सोर्स चार्ज से डिस्टेंस, तो ये क्या है, ए और बी की पोजीशन। तो ये पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, वर्क डन इस पे डिपेंड करता है। इनके बीच में हम किस तरह से चार्ज को ले जा रहे हैं उस पर वर्क डन डिपेंड नहीं करता है। ओके, तो जैसे ये हमारा सोर्स चार्ज, ये बी पॉइंट, ये ए पॉइंट, ये हमारा टेस्ट चार्ज, इसको हम इस तरफ लेके आ रहे हैं, तो बी से क्यू की डिस्टेंस आर बी और ए से डिस्टेंस वो कितनी है, आर ए। ओके, तो जो हमारा वर्क डन है वो केवल किस पे डिपेंड करेगा, आर ए और आर बी पे। और अब चाहे तो फॉर्मूले में भी देख सकते हैं इसको। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है। ओके, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, इनिशियल पॉइंट की पोजीशन और फाइनल पॉइंट की पोजीशन। ए की पोजीशन क्या है, सोर्स चार्ज से ये ए आर ए डिस्टेंस पे है, और बी की पोजीशन क्या है, सोर्स चार्ज से आर बी डिस्टेंस पे। तो सोर्स चार्ज को तो हम किस पे रखते हैं, रेस्ट में। मोशन करने का काम किसका होता है, टेस्ट चार्ज का। तो सोर्स चार्ज हमारे लिए क्या है, रेफरेंस पॉइंट। इसके थ्रू हम बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड में जितने भी पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम चार्ज को घुमाएंगे, उन सारे पॉइंट का क्या निकालते हैं, सोर्स चार्ज के रेस्पेक्ट में पोजीशन। ओके, तो अब हम चार्ज को चाहे ए से बी तक ऐसे लेके जाएं, चाहे ऐसे लेके जाएं, चाहे ऐसे घुमा के लाएं, कोई से भी रास्ते से हम चार्ज को लेके आए, हमारा वर्क डन जो होगा वो कैसा होगा, इक्वल। ओके, तीनों रास्ते में से मान लेते हैं फर्स्ट पाथ, ये सेकंड पाथ और ये थर्ड पाथ, कोई से भी रास्ते से हम चार्ज को लेके आएंगे ए से बी तक, तो वर्क डन कैसा होगा, सेम होगा, क्योंकि किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। ओके, और ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ही कंजर्वेटिव फोर्स है, और उसके अंदर भी ऐसे ही होता है। जैसे इसका मास m है, इस m मास के ऑब्जेक्ट को हम ऐसे लेके जाते हैं h हाइट पे, m मास के ऑब्जेक्ट को h हाइट पे लेके जाते हैं, तो इस पे हम कितना वर्क करते हैं, mgh। तो इसके पास h हाइट तक ले जाने में हमने कितना वर्क कर दिया, mgh। अब इसको h हाइट तक ही लेके जाएंगे, लेकिन अब हम ऐसे लेके जाते हैं h हाइट तक, ऐसे घुमा के, तो हम कितना वर्क कर रहे हैं, अभी भी mgh होगा। अगर हम इसको ऐसे लेके जाते हैं यहाँ पे h हाइट तक, तो कितना वर्क करेंगे, mgh। इसको ऐसे लेके गए और बहुत ऊपर ले गए, और बहुत ऊपर ले जाके छोड़ दिया, और यहीं पे इसको पकड़ लिए h हाइट पे, तब भी हम पूछेंगे इसके पास कितनी एनर्जी है, तो हम क्या कहेंगे, mgh। ओके, सो ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू जो वर्क डन होता है वो भी पाथ के इंडिपेंडेंट होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए इसके थ्रू भी जो वर्क डन होगा वो भी कैसा होगा, पाथ इंडिपेंडेंट होगा। हम इससे एक एग्जांपल ले लेते हैं जो इस चीज को समझने में और अच्छे से समझने में हमारी हेल्प करेगा। ओके, जैसे ये हमारे पास सोर्स चार्ज है Q, दिस इज ए पॉइंट सोर्स चार्ज, पॉजिटिव नेचर का है, इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, पॉइंट चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रेडियली आउटवर्ड। ओके, पॉजिटिव नेचर का है इसलिए रेडियली आउटवर्ड, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ओके, कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, रेडियली आउटवर्ड।
ओके, चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज। नाउ यहाँ पे अगर हम कोई सोर्स चार्ज लेके आते हैं, ये क्यू सोर्स चार्ज है, इस चार्ज को हम लेके आते हैं तो इस पे फोर्स कैसा लगेगा? सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, हम लेते हैं तो दोनों के बीच में रिपल्शन का फोर्स लगेगा। किस डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इस चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं भी रखेंगे हम तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा किसकी डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में, क्योंकि सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा काम करता है? रेडियली आउटवर्ड। और टेस्ट चार्ज में हम कैसा लेके आए? पॉजिटिव। अगर टेस्ट चार्ज नेगेटिव होता तो हम क्या कहते हैं? फोर्स कैसा लगता है इसके ऊपर? अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी रेडियली इनवर्ड। फोर्स लगता है रेडियली इनवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? रेडियली आउटवर्ड। लेकिन ये हमारा टेस्ट चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा किसी भी पॉइंट पे, कहीं भी हम टेस्ट चार्ज रखेंगे तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। यही डायरेक्शन किसकी होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। ओके, तो रेडियली आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड है और साथ ही साथ जो फोर्स है वो भी कैसा है? रेडियली आउटवर्ड। किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों की डायरेक्शन कैसी है? रेडियली आउटवर्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम इस चार्ज को, एक हमें टारगेट दिया कि इस चार्ज को, एक पॉइंट है ए, इस ए पॉइंट से हमें एक टारगेट पॉइंट दिया बी। इस ए पॉइंट से चार्ज को लेके जाना है बी पॉइंट तक। ओके, और हम इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चार्ज को लेके जाते हैं 3 डिफरेंट पाथ से, अलग अलग पाथ। एक तो ये वाला, ये है बी पॉइंट। ओके, एक रास्ता तो हो गया ये वाला, दिस इज फर्स्ट पाथ। दूसरा हो गया ये वाला, यहां से ऐसे गए फिर यहां से यू गए, ये दूसरा हो गया। इन पॉइंट्स को भी कुछ नाम दे देते हैं। लेट दिस पॉइंट इज सी एंड दिस इज बी। तो पहला रास्ता तो हो गया ए टू सी एंड देन सी टू बी। दूसरा हो गया ए टू डी एंड देन डी टू बी। और तीसरा हो गया ये इस तरह से, ये तीसरा रास्ता। किसको ले जा रहे हैं हम? टेस्ट चार्ज को। क्यू चार्ज को एक बार इस वाले रास्ते से लेके जाते हैं बी पे, एक बार दूसरे वाले रास्ते से और एक बार तीसरे वाले रास्ते से, और तीनों रास्ते पे हम इसका वर्क डन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पाथ के थ्रू वर्क डन along path 1। देखिए ए से सी तक वर्क डन निकालना है हमें, तो वर्क डन के लिए हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, ए से सी के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स पे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसी है? अलोंग ए टू सी, ए सी। ओके, यहां से हम चार्ज को ऐसे लेके जा रहे हैं, ये हमारा चार्ज पार्टिकल क्यू, इसको हमने ऐसे बढ़ाया आगे, ये ऐसे ऐसे चल रहा है आगे। ओके, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसी है? अलोंग ए सी। अलोंग ए सी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। ओके, इसके हर पॉइंट पे फोर्स की डायरेक्शन कैसी है? इस चार्ज के ऊपर फोर्स भी तो लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन कैसी है? वो भी कैसी है? अलोंग ए सी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे काम कर रहा है? रेडियली आउटवर्ड। तो ये क्या है? इसके हर पॉइंट्स पे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स की डायरेक्शन अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी हर पॉइंट पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसी है? सेम है। तो ए से सी तक के वाले रास्ते के ऊपर जितने भी पॉइंट्स पड़ते हैं, उन हर पॉइंट्स के ऊपर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट डी आर, और ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन कैसी है? सेम है। तो ए से सी तक के लिए इन दोनों के बीच में जो एंगल रहेगा वो कितना रहेगा? 0, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच। ओके, अगर हम फर्स्ट पाथ के थ्रू वर्क डन फाइंड आउट करें तो वर्क डन अलोंग फर्स्ट पाथ किसके इक्वल है? वर्क डन थ्रू ए सी प्लस वर्क डन थ्रू सी बी। ओके, तो अभी हम ए सी की बात कर रहे हैं, तो ए सी का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन अलोंग ए सी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। ओके, सो
एफ डी आर कॉस थीटा, एफ डी आर कॉस 0 डिग्री, और ये कितना हो गया एफ डी आर। ओके, क्योंकि एसी वाले पार्ट पे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, सेम है। ओके, इसलिए यहाँ पे वर्क डन कितना होगा एफ डी आर, यानी ए से सी तक में वर्क डन कितना होगा, नॉन जीरो। ओके, अब ए से सी पे चलते हैं, ए से बी पे चलते हैं। अब ए से बी वाला जो रास्ता है ये कैसा रास्ता है, दिस इज आर्क। ओके, आर्क यानी सर्कुलर पाथ, आर्क ऑफ ए सर्किल। सर्किल का क्या है ये, आर्क है, और मान लेते हैं सर्किल का सेंटर कौन है, हमारा सोर्स चार्ज। तो आर्क ऑफ ए सर्किल सेंटर्ड एट सोर्स चार्ज Q। ओके, तो ये क्या कहलाएगी, अगर ये सर्किल है पूरा का पूरा, तो ये आर्क किसका पार्ट है, एक सर्कमफेरेंस का पार्ट है। ओके, तो अब देखिए हम C से चार्ज को लेके जाते हैं B तक। अब इस C से B के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर हमसे पूछा जाए किसी पॉइंट के ऊपर बताइए इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसी होगी, ये है आर्क। ओके, और ये आर्क है, तो सेंटर से जिस सर्किल का ये आर्क होगा, उस सर्किल के सेंटर से इस सर्कमफेरेंस के ऊपर, आर्क के ऊपर किसी भी पॉइंट पे अगर हम लाइन खींचेंगे तो वो लाइन क्या कहलाएगी, इसकी रेडियस। ओके, ये क्या है, इसकी रेडियस। अगर ये सेंटर है, Q सेंटर है, तो ये क्या है, सारे रेडियस। ओके, अब ये क्या है, इस आर्क के किसी भी पॉइंट पे, सपोज इसी पॉइंट पे हमसे पूछा फोर्स की डायरेक्शन बताइए, तो फोर्स किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, रेडियली आउटवर्ड, यानी इस रेडियस की डायरेक्शन में ही क्या लग रहा है, फोर्स। ओके, यहाँ पे पूछा फोर्स की डायरेक्शन बताइए इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे क्या खींच देना है, रेडियस। ये किसकी डायरेक्शन शो करेगा, फोर्स की। तो इसकी किसी भी पॉइंट के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, अलोंग द रेडियस। ओके, तो यहाँ पे इससे सी से बी के बीच जितने भी पॉइंट्स हैं उन पे फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, अलोंग द रेडियस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है, अलोंग रेडियस, क्योंकि रेडियली आउटवर्ड है ये, रेडियली आउटवर्ड। ओके, नाउ डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, तो देखिए किसी भी आर्क के ऊपर या सर्कुलर पाथ के ऊपर जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए अगर ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक गया, रास्ते में हमसे पूछा बताइए इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बताइए, तो हम क्या करेंगे, अलोंग द डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उस डायरेक्शन पे इस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। ये this tangent will show the direction of velocity of this particle, moving particle. ओके, तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, यानी ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, यानी ये किसकी डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। ओके, तो हमने क्या करा, जिस पॉइंट पे हमसे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पूछी उसके ऊपर हमने क्या ड्रॉ कर दिया, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब हमसे पूछा इस पॉइंट पे बताइए डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पे क्या कर देना है, हमें टेंजेंट ड्रॉ कर देना है, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो ये किसकी डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट की। ओके, हमसे पूछा इस पॉइंट पे बताइए डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, तो क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट dr। और रेडियस की डायरेक्शन में कौन काम कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे टेंजेंट खींच देंगे, ये किसकी डायरेक्शन, dr की डिस्प्लेसमेंट की। तो इस सर्कुलर पाथ के ऊपर, आर्क के ऊपर किसी भी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसे मिलती है, किसी भी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, उस पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो वो जो टेंजेंट है दैट विल शो द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो इस C से B वाला जो रास्ता है ये कैसा है, सर्कुलर पाथ है, आर्क है, तो इसके किसी भी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसी है, अलोंग द टेंजेंट। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसी है, आर्क के लिए डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग टेंजेंट। ओके, और इसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन कैसी, अलोंग रेडियस। तो यानी मैंने हमसे पूछा गया इस पॉइंट पे बताइए डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में कितना एंगल बन रहा है, तो देखिए इधर डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा, अलोंग टेंजेंट, और फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, रेडियली आउटवर्ड यानी रेडियस की डायरेक्शन में। और हमें पता है किसी भी सर्किल की जो रेडियस होती है उस सर्किल के सर्कमफेरेंस के ऊपर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें
तो उस टेंजेंट के साथ में वो रेडियस कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री एंगल बनाती है। सो दिस इज 90 डिग्री। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये रेडियस है, तो ये कितना एंगल होगा, 90 डिग्री। ये डिस्प्लेसमेंट यानी टेंजेंट, ये फोर्स यानी कि रेडियस, तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये डिस्प्लेसमेंट यानी टेंजेंट, ये फोर्स यानी कि रेडियस, एंगल कितना, 90 डिग्री। तो टेंजेंट और फोर्स इनके बीच में एंगल कितना होता है, हमेशा 90 डिग्री। कहीं भी देखेंगे हम, यहाँ पे देखेंगे, इधर। ओके, तो ये तो हो गई फोर्स की डायरेक्शन, रेडियस हो गई ये तो। ओके, और इसमें टेंजेंट, ये टेंजेंट हो गया। तो टेंजेंट और रेडियस इनके बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो यानी C से B के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सभी पॉइंट्स पे जो हमारा चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, उस चार्ज पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट और उस पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। हर पॉइंट पे C से B तक जितने भी पॉइंट्स जा रहे हैं C से B की तरफ, उन सभी पॉइंट्स पे डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में कितना एंगल मिलेगा, 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री, तो cos 90 कितना होता है, F dr cos 90 डिग्री। तो cos 90 कितना होता है, 0। तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो गई, 0। तो हमारे पास जो वर्क डन आया अलोंग फर्स्ट पाथ, वो किसके इक्वल हुआ, F dr। ओके, तो यानी जब चार्ज को हम A से B तक लेके जाते हैं वाया C, A से C गए और फिर C से B गए, तो इस दौरान जो टोटल वर्क डन है A से B तक जाने में, उस टोटल वर्क डन में केवल किसका वर्क काउंट हो रहा है, A to C तक का, A से C तक का। क्यों, क्योंकि C से B तक का जो वर्क डन है वो कितना है, 0। यहाँ पे टेंजेंट बनाएंगे ऐसे, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कौन दे रहा है, टेंजेंट। तो यहाँ पे ये रेडियस की डायरेक्शन कौन देगा, फोर्स। ओके, तो फोर्स तो हो गया अलोंग रेडियस और डिस्प्लेसमेंट हो गया अलोंग टेंजेंट। तो एंगल कितना, 90 डिग्री। तो किसी भी पॉइंट पे हम देखते हैं वर्क डन कितना मिलता है हमें, 0, क्योंकि हर पॉइंट के ऊपर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल कितना मिल रहा है, 90 डिग्री। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो है टेंजेंट की डायरेक्शन में और फोर्स है रेडियस की डायरेक्शन में, और टेंजेंट और रेडियस आपस में कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। ओके, सो रिमेंबर दिस, फॉर एन आर्क द डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर always perpendicular to each other, therefore no work will be done along this path C to B। तो इस A से B तक में यानी फर्स्ट पाथ के अंदर केवल इसका वर्क कंसीडर होगा, इसका वर्क काउंट नहीं होगा। जो टोटल वर्क डन मिल रहा है उसमें C से B का वर्क डन का कंट्रीब्यूशन नहीं है। ओके, रिमेंबर दिस, केवल किसका है, A से C तक। तो ये तो हो गया फर्स्ट पाथ के थ्रू। अब वर्क डन फाइंड आउट करते हैं अलोंग सेकंड पाथ। वर्क डन अलोंग पाथ 2, तो W2 इज इक्वल टू, वापिस से वही फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। दूसरे के अंदर पहले हम कहा जाएंगे A से D तक, तो वर्क डन अलोंग A to D, फिर वर्क डन अलोंग D to B। तो वापिस से ये क्या है, A से D वाला रास्ता, दिस इज ऑल्सो एन आर्क, ये भी आर्क है, सर्कुलर पाथ है। तो इसके भी हर पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन कैसी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो वर्क डन अलोंग AD कितना होगा, 0, क्योंकि इसके हर पॉइंट पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो cos 90 कितना होता है, 0। तो ये वर्क डन कितना हो गया, 0। केवल किसका वर्क डन काउंट होगा, WdV। अब चार्ज को हम ऐसे लेके जा रहे हैं D से B की तरफ, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किस तरफ है, DB की तरफ, यानी रेडियली आउटवर्ड। डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, रेडियस की डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो ऑलरेडी कैसे लग रहा है, रेडियस की डायरेक्शन में आउटवर्ड। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तो डायरेक्शन फिक्स है, रेडियली आउटवर्ड। चाहे आप चार्ज पार्टिकल ऐसे घुमाइए, चाहे ऐसे घुमाइए, चाहे ऐसे लेके जाएंगे, तो भी फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, हमेशा रेडियली आउटवर्ड। डायरेक्शन चेंज हो रही है केवल किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन चेंज होने से जो एंगल है थीटा वो चेंज हो रहा है, उसके चेंज होने से हमारे वर्क डन की वैल्यू चेंज हो रही है। तो A से D तक तो वर्क डन 0, और जब D से B जाते हैं तो हमारे डिस्प्लेसमेंट की और फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, सेम है, इसलिए यहाँ पे वर्क डन नॉन जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा कितना है, 0। सो F dr cos 0, तो क्या हो गया, F dr। ये कौन सा वर्क डन निकाला हमने, 2। ओके, अब हम बात करेंगे तीसरे पार्ट की। तो देखिए
ओके, तीसरे पाथ पे आने से पहले जो हमने आर्क के ऊपर वर्क डन निकाला, 0 वर्क डन निकाला आर्क के ऊपर, उसकी हम रीजनिंग लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। ओके, तो इसके लिए हम लिखेंगे वर्क डन इन मूविंग चार्ज पार्टिकल along an arc centered at the charge q. The work done in moving charge particle along an arc centered at an arc of the circle, an arc of a circle centered at the charge q is always 0 since on circular path the electrostatic force due to charge q on the test charge q is radially outward and displacement यानी dr. Okay, since on circular path the electrostatic force, this is electrostatic force due to charge q on the test charge q is radially outward and displacement dr is along the tangent. So dr and Fe, displacement and force at each point on this arc are perpendicular with each other. Hence work done along arc is 0. ओके, सो इसको नोट डाउन कर लेना है हमें. वर्क डन इन मूविंग चार्ज पार्टिकल्स along an arc of a circle centered at the charge q is always 0 since on circular path the electrostatic force due to charge q on the test charge q is radially outward and displacement dr is along the tangent. So dr and fe at each point on this arc are perpendicular to each other. Hence work done along this arc is 0. Now अब हम कौन से पाथ के लिए निकालते हैं वर्क डन? तीसरे वाले पाथ के लिए. तो देखिए now work done along path 3. Work done on charge q moving along path 3. तो देखिए इस वाले के अंदर हमने क्या करना है. यहाँ पे जो ये रास्ता है ना तो ये ऐसा वर्टिकली स्ट्रेट है ना ही हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट है. ओके, ये कैसा रास्ता है? ये ऐसा. ओके, अगर चार्ज पार्टिकल इस स्ट्रेट लाइन पे चलता है तो हम क्या कहते हैं?
अगर इसको y डायरेक्शन माने तो हम क्या कहेंगे, ये चार्ज पार्टिकल y की डायरेक्शन में जा रहा है। ये x डायरेक्शन माने तो क्या कहेंगे, चार्ज पार्टिकल x की डायरेक्शन में जा रहा है। यानी यहाँ पे चार्ज किस पे चल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पे। यहाँ भी चार्ज किस पे चल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पे। तो यानी यहाँ चार्ज कैसे चल रहा है, वन डायमेंशनल मोशन। यहाँ भी चार्ज का मोशन कैसा है, वन डायमेंशनल मोशन। तो ये ऐसे अगर चलता है तो डायरेक्शन हम क्या कहते हैं, वन डायमेंशनल मोशन। ये भी क्या है, वन डायमेंशनल मोशन। लेकिन इस चार्ज के लिए हम क्या कहेंगे, इसका मोशन कैसा है, ए से बी तक में ये अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कभी इसके बाद दोनों चीजें हैं, ओके, ये आगे भी बढ़ता है और हाइट भी गेन कर रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है, फिर थोड़ा ऊंचा हो रहा है, फिर आगे हो रहा है, फिर थोड़ा ऊंचा हो रहा है। तो इसका जो, अगर हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांटते हैं इस रास्ते को, तो हम क्या देखते हैं, ये कुछ इस तरह से बनता है। देखिए ये ऐसे, फिर इस तरह से, ओके। तो हमने क्या करा, इस रास्ते को कुछ इस तरह से बांट दिया। तो जो ये रास्ता था इसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट में बांट दिया। इसके छोटे छोटे टुकड़े बना के इसको दो पार्ट में बांट दिया। दो पार्ट कौन कौन से यहाँ पे देखिए, एक तो ये जिसके थ्रू हम हाइट गेन कर रहे हैं, और एक ये जिसके थ्रू हम आगे बढ़ते हैं। फिर थोड़ा ऊंचा गए, फिर थोड़ा आगे बढ़े, फिर थोड़ा ऊंचा गए, फिर थोड़ा आगे बढ़े, फिर थोड़ा ऊंचा गए, फिर थोड़ा आगे बढ़े, और फिर थोड़ा ऊंचा गए और बी तक आ गए। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हाइट भी गेन कर रहे हैं। इसको जो हम कह रहे हैं, थोड़ा ऊंचा हुए, फिर आगे बढ़े, फिर ऊंचा हुए, फिर आगे बढ़े, इसको हम कहते हैं राइज एंड रन। राइज भी कर रहे हैं और रन भी कर रहे हैं, फिर राइज किया, फिर थोड़ा रन किया। तो इस तरह से हम इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं, राइज ओवर रन। ओके, नाउ यहाँ पे देखिए, जो हम ऊपर उठ रहे हैं इसकी डायरेक्शन कैसी है, इसकी डायरेक्शन है अलोंग टेंजेंट, टेंजेंट की डायरेक्शन है। इस पॉइंट पे अगर हम कोई टेंजेंट खींचे यहाँ पे या इस आर्क के ऊपर कोई टेंजेंट खींचे, किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट खींचे, तो ये जो डायरेक्शन है ये किसकी डायरेक्शन शो करता है, टेंजेंट की डायरेक्शन। और ये किसकी डायरेक्शन है, रेडियस की डायरेक्शन। देख लेते हैं, ये देखिए, तो ये जो लाइन है जिसके थ्रू हम रन कर रहे हैं, ये तो हो गई किसकी डायरेक्शन में, रेडियस की डायरेक्शन में। और जिस लाइन के थ्रू हम राइज कर रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं, वो किसकी डायरेक्शन में है, टेंजेंट की डायरेक्शन में। ओके, तो टेंजेंट की डायरेक्शन में और रेडियस की डायरेक्शन में हमने इस पूरे रास्ते को दो पार्ट में बांट दिया। कैसे, हमने इसको दो पार्ट में बांट दिया, जिसमें एक तो हो गया रास्ता, एक तो हो गया रेडियस की डायरेक्शन, टेंजेंट की डायरेक्शन में, और एक हो गया रेडियस की डायरेक्शन में, फिर टेंजेंट की डायरेक्शन में, फिर रेडियस की डायरेक्शन में। तो हमने इसको टेंजेंट और रेडियस इसकी डायरेक्शन में चेंज कर दिया, इस रास्ते को बांट दिया। ये कुछ इस तरह से, जैसे हमारे घर में सीढ़ियाँ होती है छत पे जाने के लिए, ओके, तो उस तरह से हम उस सीढ़ियों में क्या करते हैं, जो सीढ़ियाँ होती है वो क्या होती है, इस तरह से होती है। उसके थ्रू हम क्या करते हैं, रन करते हैं, फिर राइज करते हैं, फिर थोड़ा सा चलते हैं, फिर ऊपर उठते हैं, फिर चलते हैं, फिर ऊपर उठते हैं, और ऐसे करते करते हम फाइनली कहाँ पे आ जाते हैं, छत पे आ जाते हैं। तो वही चीज हमने यहाँ पे करी, इस रास्ते को किसने कर दिया, सीढ़ी के जैसे बना दिया, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन यहाँ पे हमने स्टेप्स कैसे बनाए हैं, ऐसे बनाए हैं कि जब हम ऊपर उठते हैं तो वो डायरेक्शन है टेंजेंट के अलोंग, और जब आगे चलते हैं तो वो स्टेप है किसके अलोंग, रेडियस के अलोंग। तो यहाँ पे जो स्टेप बाय स्टेप हमने बनाया उसमें दो डायरेक्शन दे दी, स्टेप्स की दो डायरेक्शन दे दी, एक टेंजेंट के अलोंग और एक रेडियस के अलोंग। ओके, ये वाली डायरेक्शन किसके अलोंग है, रेडियस के अलोंग, ये वाली डायरेक्शन रेडियस के अलोंग। ओके, ये वाली डायरेक्शन रेडियस के अलोंग, ये रेडियस के अलोंग, ये रेडियस के अलोंग, और ये टेंजेंट के अलोंग। अगर इस पॉइंट पे कोई टेंजेंट खींचेंगे तो वो इसके पैरेलल होगी, इस पॉइंट इसके पैरेलल होगी, इसके पैरेलल, टेंजेंट के पैरेलल। इस पॉइंट पे टेंजेंट खींची तो वो इसके पैरेलल होगी। ओके, तो ये टेंजेंट की डायरेक्शन है और ये किसकी डायरेक्शन है,
sorry, this is direction of tangent and this is direction of radius. ओके, तो अब इधर करना क्या है, देखिए टेंजेंट की जो डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन, इसकी किसी भी पॉइंट के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, अलोंग द रेडियस, ये फोर्स की डायरेक्शन, ओके, अलोंग द रेडियस, और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो किसके अलोंग हो रहा है, टेंजेंट के अलोंग। तो इस लाइन के ऊपर या इस वाले पाथ के ऊपर, इस छोटे से पार्ट के ऊपर वर्क डन कितना होगा, 0। अब बात करते हैं इस वाले पाथ की, ओके, जो रेडियस की डायरेक्शन में, इधर अगर चार्ज पार्टिकल चलता है, ऐसे चलना शुरू किया, तो चार्ज पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसी है, अलोंग द रेडियस, और फोर्स की डायरेक्शन तो वैसे भी किस तरफ है, अलोंग द रेडियस। फोर्स की डायरेक्शन तो फिक्स है, फोर्स की डायरेक्शन तो हर बार फिक्स है, कैसी, अलोंग रेडियस, ओके। जो वर्क डन है वो डिपेंड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पे, क्योंकि चार्ज पार्टिकल ऐसे जाता है, पहले चार्ज पार्टिकल ऊपर जाता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर ऊपर जाता है, फिर आगे बढ़ता है। तो यानी एक बार तो टेंजेंट की डायरेक्शन में चलता है, फिर एक बार रेडियस की डायरेक्शन में चलता है, फिर टेंजेंट की डायरेक्शन में, फिर रेडियस की डायरेक्शन में। तो अब देखिए कोई सा भी एक पार्ट पकड़ते हैं, ये क्या है, टेंजेंट की डायरेक्शन। इस टेंजेंट की डायरेक्शन में अगर चार्ज पार्टिकल चलता है, तो इस वाले रास्ते के ऊपर किसी भी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसी है, अलोंग टेंजेंट, फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, अलोंग रेडियस। तो टेंजेंट और रेडियस, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो इस वाले पाथ के लिए वर्क डन कितना हुआ, 0। ऐसे ही यहां तक पहुंच गया चार्ज पार्टिकल, यहां से चल के चार्ज पार्टिकल यहां आ गया, वर्क डन चाहे हमारा 0, लेकिन चार्ज तो आ गया यहाँ पे, ओके। अब चार्ज पार्टिकल ऐसे जाता है इस डायरेक्शन में, अब चार्ज पार्टिकल जा रहा है रेडियस की डायरेक्शन में, ओके, और हमारा फोर्स किस डायरेक्शन में, रेडियस की डायरेक्शन में। तो यहां से लेके यहां तक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसी है, सेम। तो यहाँ थीटा कितना है बीच में, 0। तो यहाँ पे वर्क डन कितना होगा, नॉन जीरो, ओके। तो यहाँ पे वर्क डन होता है। अब वापस यहाँ तक आ गया चार्ज, अब वापस यहाँ से यहाँ चले टेंजेंट की डायरेक्शन। तो देखिए इस यहाँ से यहाँ तक में जितने भी पॉइंट्स है, सभी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट, फोर्स की डायरेक्शन अलोंग द रेडियस। तो वापस से डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में कितना एंगल है सारे पॉइंट्स पे, 90 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन कितना, 0। तो हमने क्या देखा, जो ये जिसके थ्रू हम राइज कर रहे हैं, राइज ऊपर उठ रहे हैं, ओके, यानी टेंजेंट की डायरेक्शन में जो भी वर्क डन है वो क्या है, 0, ओके। टेंजेंट की डायरेक्शन में वर्क डन कितना है, 0। और रेडियस की डायरेक्शन में जिस रास्ते से हम आगे बढ़ रहे हैं, ओके, रन कर रहे हैं, हमने क्या कहा, राइज एंड रन, रन एंड राइज। राइज किसके थ्रू कर रहे हैं, टेंजेंट, और रन किसके थ्रू, रेडियस, ओके। तो टेंजेंट के थ्रू राइज, जहां जहां हम ऊपर उठ रहे हैं वहां हमारे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन तो ऊपर की तरफ हो जाती है, फोर्स की डायरेक्शन रेडियस की तरफ हो जाती है। तो एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो वर्क डन कितना है टेंजेंट के थ्रू, 0। टेंजेंट वाले रास्ते के थ्रू, यानी राइज कर रहे हैं जिस रास्ते के थ्रू, वहां वर्क डन कितना है, 0। और जहां हम आगे बढ़ रहे हैं यानी रेडियस की डायरेक्शन में, वहां वर्क डन कैसा है, नॉन जीरो। तो जो तीसरे वाले रास्ते के थ्रू जो टोटल वर्क डन आता है ए से बी तक का, ओके, तीसरे वाले रास्ते के लिए जो वर्क डन है, वर्क डन वो कितना है, ए से बी का एफ डी आर। अगर हम इधर कैलकुलस लगा के करें तो यहाँ से यहाँ तक का इंटीग्रेशन के थ्रू वर्क डन निकालेंगे, लेकिन फॉर्मूला हमारा बेसिक फॉर्मूला यही रहेगा, ओके। एफ डी आर कॉस थीटा होगा, थीटा अलग अलग पॉइंट पे थीटा अलग अलग है, ओके। तो जो भी वर्क डन आएगा कैलकुलस की हेल्प से, मैथमेटिक्स की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ भी वर्क डन कितना आएगा, एफ डी आर, ओके। तो याद रख लीजिए हमने थर्ड पार्ट में क्या करा, वी ब्रेक और डिवाइड द पाथ into two parts, okay. One is in the direction of tangent and other is along the radius, okay. The work done by the displacement
along tangent is 0. Work is done only along the radial path. Okay, so this is the answer. Okay, तो इस तरह से हमने क्या करा है, टेढ़े मेढ़े रास्ते को दो तरह से डिवाइड कर दिया, एक टेंजेंट की डायरेक्शन में, एक रेडियस की डायरेक्शन में. टेंजेंट रेडियस टेंजेंट रेडियस टेंजेंट रेडियस और फिर टेंजेंट. तो जो रेडियस की डायरेक्शन है उसको हमने क्या नाम दिया, रन, चलना, और राइज मतलब उठना. तो यहाँ पे दो काम कर रहे हैं हम, उठ रहे हैं फिर चल रहे हैं, फिर ऊपर उठे फिर चले, फिर ऊपर उठे फिर चले. तो ऊपर उठने की जो डायरेक्शन है वो कौन सी है, टेंजेंट की डायरेक्शन, और जो चलने की डायरेक्शन वो कौन सी है, रेडियस की डायरेक्शन. ओके, तो जो उठने वाली डायरेक्शन है, राइज करने वाली डायरेक्शन यानी टेंजेंट की डायरेक्शन, उसके ऊपर वर्क डन कितना आ रहा है, 0. क्योंकि उधर हमारा फोर्स तो हमेशा कैसा है, रेडियस की डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट कैसा कर दिया हमने, टेंजेंट की डायरेक्शन में. जब हम यहाँ से यहाँ ऊपर उठते हैं तो किस डायरेक्शन में कर दिया हमने डिस्प्लेसमेंट, टेंजेंट की डायरेक्शन में, और फोर्स किस डायरेक्शन में है, रेडियस की डायरेक्शन में. तो एंगल कितना 90, तो वर्क डन कितना 0. वैसे यहाँ भी वर्क डन 0, यहाँ भी वर्क डन 0, यहाँ भी वर्क डन 0. तो केवल इसका वर्क डन काउंट होगा, इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा. तो 1 2 3 4 इन चारों पाथ का हो जाएगा काउंट. ओके, जो ये वाले रास्ते हैं इनका हो जाएगा काउंट. इनका जब टोटल करेंगे तो कितना आएगा, FDR. ओके, तो वर्क डन along first path, along second path and along third path are equal. Okay, same.